योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बात करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में। ठीक है, व्हाट आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स? देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हो, बीच में कोई ना कोई इंटरमीडिएट जरूर बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। एक स्टेज ऐसी आती है, जैसे मान लो मेरे पास रिएक्टेंट है ए, इसको रिएक्ट करना है बी के साथ और प्रोडक्ट बनेगा 2AB। तो आपको क्या लगता है ये एक स्टेप में होगा? नहीं। फर्स्ट स्टेप के अंदर एक बीच की स्टेज आएगी। वो क्या स्टेज होगी? जिसमें ए के बॉन्ड टूट रहे होंगे, बी के बॉन्ड टूट रहे होंगे, लेकिन ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहे होंगे। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। और उसके बाद प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। तो बीच में कोई ना कोई इंटरमीडिएट बना। ठीक है, तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब भी रिएक्शंस होती हैं तो क्या क्या इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं? अब अगर आप सिंपल बात करें, ये है मेरे पास सोडियम, ये है मेरे पास क्लोरीन और ये बन गया NaCl। 2 सोडियम, ये लीजिए। तो आपको पता है बॉर्न हेबर साइकिल आपने बनाया था कि ये डायरेक्ट वन स्टेप नहीं होता। पहले इसको सॉलिड को हम कन्वर्ट करते हैं गैस के अंदर, इसको तोड़ के हम क्लोरीन को अलग अलग कर देते हैं, देन इस पे लगाते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम पॉजिटिव, देन इधर बन जाती है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाहर जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ दीज आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये दोनों जुड़ेंगे तो बनेगा NaCl। तो ये एग्जांपल थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो चीजें आप जानते हो। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या होगा, लेट्स सी। इसके अंदर होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो क्वाइट ऑब्वियस रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स टूटेंगे, फिर प्रोडक्ट के बॉन्ड्स बनेंगे एज यूजुअल, जो एक नॉर्मल रिएक्शन के अंदर होता है। जब भी रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। ठीक, और प्रोडक्ट के बॉन्ड्स की होती है फॉर्मेशन। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। और हमेशा याद रखना, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड। बॉन्ड को तोड़ना है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एंड व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। ये चीजें मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूं। पूरा नोट नहीं भी करना है तो हिंट्स नोट कर लेने होते हैं, कुछ बिगड़ नहीं जाता है। ओके, सो रिएक्टेंट को ए, मुझे इसको तोड़ना है भाई, एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, बी को तोड़ना है भाई, एनर्जी लगानी पड़ेगी। और जब ये अलग अलग हो गए, दोनों ने बॉन्ड बनाया, ये दोनों एनर्जेटिक हैं। बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी बाहर जाएगी, एनर्जी बाहर जाएगी तो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बॉन्ड्स रिएक्टेंट में टूटेंगे, प्रोडक्ट में बनेंगे। तो बीच का इंटरमीडिएट क्या है, किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस प्रोसीड करती हैं, कोई ज्यादा नहीं है, 2 या 3 हम स्टडी करेंगे। टोटल 5 तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स रहते हैं। थोड़ी थोड़ी बात करेंगे उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, स्पेशली फोकस्ड ऑन 1 मार्क क्वेश्चंस, राइट। ओके, तो मेरे साथ साथ ही नोट कीजिए। टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन। फिशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन, बॉन्ड कितने तरीकों से टूट सकता है, स्पेशली कोवेलेंट बॉन्ड की अब हम बात कर रहे हैं। अब बॉन्ड हेबर साइकिल से बाहर आ जाओ। तो बॉन्ड को तोड़ने के देखो 2 तरीके हैं। बेसिकली देयर आर 2 मेथड्स। एक है होमोलिटिक और दूसरा है हेटेरोलिटिक। 2 तरीकों से हम बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। एक है होमोलिटिक फिशन, मतलब क्लीवेज, दूसरा है हेटेरोलिटिक फिशन। ओके, होमो का मतलब होता है सेम, लिटिक का मतलब टू ब्रेक, लाइसिस मीन टू ब्रेक, ठीक है। तो होमोलिटिक मतलब जब बराबरी पे कोई चीज टूटेगी। तो इसमें क्या होता है, होमोलिटिक के अंदर ये मेरे पास कोई 2 एटम्स हैं, दोनों कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं।
दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो जब इनमें होगी होमोलिटिक फिशन, व्हाट दे विल गेट, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह की जब क्लीवेज होती है, अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इट इज हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, इसके पास, दोनों के पास। तो ऐसे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को हम बोल देते हैं फ्री रेडिकल्स। दीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। ठीक है, अब जब भी कार्बन के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल है, तो ये ऐसे टूटेगा, कार्बन के पास एक अपना इलेक्ट्रॉन रह गया फ्री और इधर जो भी ग्रुप लगा है उसके पास भी, तो इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो होमोलिटिक फिशन में मतलब बोथ पार्टिसिपेंट्स होल्ड देयर ओन इलेक्ट्रॉन, दोनों पार्टिसिपेंट अपना अपना इलेक्ट्रॉन होल्ड करते हैं एंड गेट सेपरेटेड। ठीक, आपको सिर्फ याद रखना है, पेपर में कोई पूछने वाला नहीं है कि कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, इनको हम आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हुआ होमोलिटिक फिशन। तो होमोलिटिक फिशन से कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है? फ्री रेडिकल। बहुत ही एनर्जेटिक स्पीशीज होती है। अब बारी आई हेटेरोलिटिक की। हेटेरो नाम ही बता रहा है डिफरेंट। ओके, तो देखो हेटेरोलिटिक के अंदर मेरे पास दो सिचुएशंस हो सकती हैं। ठीक है, अब जो दो एटम्स मेरे पास प्रेजेंट हैं, व्हेन कार्बन इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब कार्बन के साथ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगी है, देखो मैं ऐसे लिख देती हूं, दिस इज इलेक्ट्रॉन और उसके साथ नेगेटिव, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दो तरीके, या फिर व्हेन कार्बन इज अटैच्ड टू लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो दो बातें हो सकती हैं। ठीक है, अब देखो कार्बन के साथ, या मैं आप सिंपल ए भी ले सकते हो, चलो पहले मैं ए भी ले लेती हूं। ये है ए और बी, और ए को हम कार्बन मान के चल रहे हैं, तो यहां हम ये मान के चल रहे हैं दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ओके, तो क्या होगा, ए और बी ये दोनों इलेक्ट्रॉन, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके साथ जाएंगे? बी के साथ। तो ए के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। अब कार्बन का एग्जांपल लें, कार्बन के साथ ग्रुप लगा है एक्स, और एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन कार्बन, यही लिखा हमने, कार्बन इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, मतलब इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों के दोनों इसके साथ चले गए, तो कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और एक्स के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव। जिस वक्त कार्बन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। इसे हम बोलेंगे कार्बोकेटाइन। केटाइन है किसका? कार्बन का, राइट? दिस इज कार्बोकेटाइन। ओके, दूसरी सिचुएशन देखें। अब यहां पे ए बी, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज लेस देन ए, यही है, जो एटम अटैच्ड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसका मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है किसके साथ जाएंगे? ए के साथ। ए बन जाएगा नेगेटिव चार्ज और बी के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। यही दो पॉसिबल सिचुएशंस हैं। तो अगर मैं कार्बन का एग्जांपल ले रही हूं, कार्बन के साथ लगा है Y, तो अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, Y की कम है, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ, और कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और Y के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन Y, राइट? तो ये क्या बन गया? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दिस इज कार्ब A9, इसको हम बोलेंगे
कार्ब A9। ठीक है, तो यहां से टोटल 3 आपके सामने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आ गए, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन एंड कार्ब A9। अब 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट दैट इज फ्री रेडिकल। ठीक है, कैसे बनता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्री रेडिकल होता क्या है? इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा इनके पास। कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग होमोलिटिक फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड दीज आर वेरी वेरी रिएक्टिव स्पीशीज, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है इनके पास और इनकी कोशिश क्या होती है, कहीं से एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कहीं से भी, फ्रॉम वेयरएवर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन, जल्दी से उसके साथ कंबाइन करते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, और हाईली हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं। आगे आप देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत जगहों पे हम इसको यूज करने वाले हैं। अब हम ये देखते हैं कार्बन के फ्री रेडिकल का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो बच्चों, कार्बन के पास एक फ्री रेडिकल है, आपने देखा था ये चीज बनी थी। ठीक है, अगर ये पूरा बॉन्ड होता तो इट वाज sp3, तो 3 बॉन्ड इसके साथ बने हैं। इट इज हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, therefore geometry will be trigonal planar। ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर, और आपको पता है इस ज्योमेट्री का बॉन्ड एंगल होता है 120। अब बात आई ये फ्री रेडिकल कहां पे है भाई? सो फ्री रेडिकल इट इज प्रेजेंट इन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, क्योंकि sp2 कार्बन की 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं हाइब्रिडाइजेशन में और तीसरी वाली खाली पड़ी है। तो ये रही इसकी ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर। और ये इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है? अनहाइब्रिडाइज्ड में। अनहाइब्रिडाइज्ड है तभी मैंने अबव द प्लेन बिलो द प्लेन दोनों लोब्स बनाई हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के बाद 2 लोब्स नहीं रहती। तो बॉन्ड एंगल ये रहा, एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट in unhybridized 2p orbital of carbon। ठीक है, तो इसके लिए इतनी ही जानकारी काफी है एक एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए। अब कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं यहां बता देती हूं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2, दिस इज ग्राउंड स्टेट, राइट। जब एक्साइटेड स्टेट में हम इसको लिखेंगे इट विल बी 2s1 2p3। तो ये रहा 2s, ये रहा 2p, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला s एंड p, दिस इज 2s 2p, ये दोनों p और एक s, इन्होंने मिलकर हाइब्रिडाइजेशन कर दी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये स्ट्रक्चर बन गया। ये जो आपको स्ट्रेट लाइंस नजर आ रही हैं, दीज आर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब देखो ये एक ऑर्बिटल है, दिस इज 2p अनहाइब्रिडाइज्ड, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड, लेकिन उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। दैट इज व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिप्रेजेंटेड हियर, प्रेजेंट इन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ठीक है, नाउ वेरियस फ्री रेडिकल्स एंड देयर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। फ्री रेडिकल्स कौन कौन से होते हैं और उनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, ये हमारे बहुत काम आने वाला है आगे, तो इसको ध्यान से समझना। मेरे पास है एक सिंपल, दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को हटाया, CH3 लगा दिया, तो ये बन गया इथाइल फ्री रेडिकल। ओके, फिर मैंने क्या किया, एक और H हटा दिया, ठीक, ये बन गया प्रोपाइल फ्री रेडिकल। ओके, अब मैंने इसको भी हटा दिया, CH3 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 और इसके ऊपर है फ्री रेडिकल। ठीक है, इसका नाम है मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है,
इसका नाम है प्राइमरी फ्री रेडिकल, दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल। इसका नाम है सेकेंडरी फ्री रेडिकल, इसका नाम है टर्शरी फ्री रेडिकल। अब ये आपके लिए एक नई टर्म आ गई, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो मैं पहले आपको ये बताने लगी प्राइमरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं और टर्शरी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, जिस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है वो आगे कितने कार्बन से जुड़ी है, दैट विल डिसाइड इट्स नेचर। अब यहां पे ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ी है, जब ये सिर्फ एक से जुड़ी हो तो हम कहेंगे प्राइमरी। अगर ये दो कार्बन से जुड़ी है, ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ी है, तो दिस कार्बन इज सेकेंडरी। जिस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है वो तीन कार्बन से जुड़ा है, दिस इज कॉल्ड टर्शरी। ठीक है, तो अब जरा इस स्ट्रक्चर में मेरे को बताना, ये मैंने बना दिया स्ट्रक्चर CH3 CH3 CH3। देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू ओनली वन कार्बन, तो इसका मतलब ये कार्बन क्या है, प्राइमरी। ये कार्बन कितने से जुड़ा है, सिर्फ एक के साथ, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी। दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू वन कार्बन, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी। लेकिन ये कार्बन एक, दो, तीन से जुड़ा है, तो दिस पर्टिकुलर कार्बन इज टर्शरी। समझ आ गई? कार्बन के लेफ्ट राइट आपने देखना है हाउ मेनी कार्बन आर देयर। अगर सिर्फ एक कार्बन है, जैसे कि ये रहा, तो प्राइमरी फ्री रेडिकल, इसमें दो हैं सेकेंडरी फ्री रेडिकल और इसमें तीन हैं टर्शरी फ्री रेडिकल। तो इसके बेस पे भी ये ट्राइबल सिस्टम है, लेकिन अभी भी हम इसको यूज करते हैं। व्हाट आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन्स, राइट? ओके, तो जो कार्बन एक से जुड़ी है वो प्राइमरी, दो से जुड़ी है तो सेकेंडरी, तीन से जुड़ी है तो टर्शरी। ओके, अब हमें देखना है इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक, it will be explained on the basis of hyperconjugation। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइपरकंजुगेशन। ठीक है, अब देखो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, वो मैं बाद में लिखती हूं, इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपरकंजुगेशन। क्या आएगा वो हम देखते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इन फ्री रेडिकल, they enter into hyperconjugation with pi system of carbon carrying unpaired electron। जिस कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एल्काइल ग्रुप उसके साथ उसके पाई सिस्टम के अंदर एंटर कर जाता है इनटू हाइपरकंजुगेशन। ठीक, नाउ लार्जर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्यू टू hyperconjugation, more will be stability। हम ये देखेंगे हाइपरकंजुगेशन के चलते नंबर ऑफ फ्री रेडिकल, जितने भी हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे, जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों होगी? एज हाइपरकंजुगेशन helps in dispersal of free radical over entire group। More is dispersal, more will be
resonating structures and therefore more will be stability of free radical। अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाकर देखेंगे कि ऐसा कैसे होगा। अब देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने सीख ली, तो मैं टर्चरी वाले स्ट्रक्चर में देखूंगी कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ओके, तो मैंने एग्जांपल उठाया है टर्चरी फ्री रेडिकल का। ठीक है, हम इसमें हाइपर कंजुगेशन देखने वाले हैं। तो ये रहा कार्बन, कार्बन के साथ 3 कार्बन लगे हैं और इसके ऊपर क्या है, फ्री रेडिकल। ध्यान से पहले इसको समझ लीजिए। अब देखो, इसके साथ लगा है CH3, इसके साथ लगा है CH3, इसके साथ भी क्या लगा है, CH3, लेकिन मैं इसको ऐसे लिखने वाली हूं क्योंकि मैं पहले इस मिथाइल ग्रुप को इन्वॉल्व करूंगी किसके अंदर, हाइपर कंजुगेशन में। ठीक, तो मेरे साथ साथ बनाइए। कार्बन के दोनों तरफ CH3 आप नॉर्मल लिख दीजिए और इस CH3 को ओपन कर दीजिए। ओके, नाउ दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1। हर बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। तो मैं, आपको पता है हमेशा CH बॉन्ड इन्वॉल्व होता है हाइपर कंजुगेशन में। ये इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, ये जो कार्बन का फ्री इलेक्ट्रॉन है, दिस इज प्रेजेंट इन 2p, मतलब पाई सिस्टम। इट इज प्रेजेंट इन 2p मींस पाई सिस्टम। ओके, और ये रहा CH में कौन है, सिग्मा बॉन्ड। यही हाइपर कंजुगेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड एंटर्स इन पाई सिस्टम। ओके, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था, पता होना चाहिए आपको। तो अब इधर ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये इन्वॉल्व हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि ये है 2p मतलब पाई सिस्टम। ओके, तो देखो बच्चों, इधर से ये एक इलेक्ट्रॉन और इधर से ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा, CH3CCH3। इस कार्बन के साथ यहां सिंगल बॉन्ड था, यहां बन गया डबल बॉन्ड, और इधर है हाइड्रोजन, इधर है हाइड्रोजन, लेकिन अब इस कार्बन के पास ये हाइड्रोजन, इसके पास रह गई एक फ्री रेडिकल। ठीक है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया, एक कार्बन के पास था, दोनों ने बना लिया डबल बॉन्ड, और अब ये हाइड्रोजन के पास क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल। अब क्या होगा, इसका जो रेडिकल था वो इसके पास पहुंच गया। ओके, इस बॉन्ड के अंदर भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। अब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, मैं थोड़ा सा इसको साइड में करके लिखती हूं, थोड़ा बड़ा करके। ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और इधर से आया CH के बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, दोनों यहां बॉन्ड बना लेंगे और इसके पास क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। CH3C डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां है कार्बन, इधर बन गया सिंगल बॉन्ड, इधर है सिंगल बॉन्ड, और इस हाइड्रोजन के पास आ गया फ्री रेडिकल। अब फिर उसकी जो दूसरी बहन है वो बोलती, कोई बात नहीं, चल एक इलेक्ट्रॉन तेरे को मैं दे देती हूं, एक तो तेरे पास है, एक हम इधर से तेरे को ये लीजिए। अब यहां बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। ओके, CH3 डबल बॉन्ड C, इधर H, इधर H, इधर CH3, और इस हाइड्रोजन के पास क्या आ गया, फ्री रेडिकल। मतलब जो फ्री रेडिकल इधर कार्बन के पास था, जैसे ही हाइपर कंजुगेशन स्टार्ट हुई, वो तीनों हाइड्रोजन के पास डिस्पर्स हो गया, घूमने चला गया, 3 स्ट्रक्चर्स बन गए। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड स्ट्रक्चर नंबर 4। अब देखो, इधर से आया ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये जो पाई सिस्टम है, एक इलेक्ट्रॉन आया वहां से, तो ये क्या बन जाएगा, CH3, इधर बन गया अगेन CH3, और इधर भी बन गया CH3, और इस कार्बन के पास वापिस क्या आ गया, फ्री रेडिकल। देख लीजिए, चलो मैं इसको ओपन करके लिख देती हूँ सो दैट आपको ध्यान रहे। अब इधर बन गया सिंगल बॉन्ड, इधर बन गया सिंगल, इधर बन गया सिंगल, और ये रेडिकल फिर से किसके पास आ गया, कार्बन के पास। अब जरा ध्यान से देखो, फिर से कौन सा स्ट्रक्चर बन गया,
सेकेंड। अब देखो ये फिर से फर्स्ट स्ट्रक्चर आ गया। अब क्या होगा, ये वाला फ्री रेडिकल इस एल्काइल ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर से 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, फिर से यही आ जाएगा, फिर ये वाला इसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आप देखो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्यू टू 1 मिथाइल ग्रुप कितने हैं, 3। तो ड्यू टू 2 मिथाइल ग्रुप्स, ड्यू टू 2 मिथाइल ग्रुप्स कितने हो जाएंगे, 6। ड्यू टू 3 मिथाइल ग्रुप्स कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्यू टू 1 मिथाइल ग्रुप 3, 2 से 6, 3 से 9। ठीक है, अब मुझे पता है एक प्रैक्टिस में आपको देना चाहती हूं कि किस तरीके से हमने बॉन्ड को घुमाया था। ठीक, तो मेरे साथ साथ देखिए, मैं यहां पे बॉन्ड्स खाली छोड़ रही हूं, थोड़ा बड़ा लिख रही हूं, अभी मेरे पास स्पेस ज्यादा है, और इधर लगा है CH3, ऐसे ही था। ठीक है, इसके ऊपर है फ्री रेडिकल, मेरे साथ साथ चलिए। तो इस बॉन्ड के अंदर देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे चलो ये लगे हुए हैं CH3, नो प्रॉब्लम। पहले हम इसको देखेंगे। ठीक है, इस कार्बन से ये एक इलेक्ट्रॉन, और ये रिक्वेस्ट कर रहा है यार मुझे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, प्लीज कोई इलेक्ट्रॉन दे दो सो दैट मैं स्टेबल हो जाऊं। ठीक है, क्योंकि इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अनस्टेबल है। ही इज सर्चिंग फॉर इट्स पेयर, कि एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, रिएक्टिव है ये। तो ये जो CH है, जो सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास, ये बहुत ही दयालु है। इसने बोला अच्छा कोई बात नहीं, हमारे बॉन्ड से आप एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। तभी मैं इसको बॉन्ड को ऐसे करके सिंगल एरो दे रही हूं। अगर ये पूरा ट्रांसफर होता तो हम ऐसे पूरा हेड बनाते हैं। तो अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, तो मैंने इसको ऐसे बनाया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन दूसरी कार्बन की तरफ से आ गया सिग्मा बॉन्ड से। तो यहां पे देखो क्या बना, CH3 कार्बन CH3, इस कार्बन और इसके बीच में बन गया डबल बॉन्ड। इधर CH है, इधर CH है, और अब इस हाइड्रोजन के पास क्या आ गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन। जो फ्री रेडिकल कार्बन पे था वो पहुंच गया हाइड्रोजन पे। अब ये जो इसकी जुड़वा बहन है, ये बोलती अरे तूने तो बड़ी कुर्बानी कर दी, अब तेरे ऊपर फ्री रेडिकल आ गया तो तू मुझे छोड़ के ना चली जाए। तो हम ऐसा करते हैं, इस सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, एक तू इलेक्ट्रॉन शेयर कर और एक हम इधर से भेज देते हैं, तो तुम लोग बॉन्ड बना लो। बोलती ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से अब डबल बॉन्ड, इधर बन गया सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड है पहले से ही, लेकिन जो कुर्बानी देगा उसको तो थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा। अब इसके पास पहुंच गया, इसका फ्री रेडिकल इसने अपने सिर पे उठा लिया। तो इनकी जो एक तीसरी बहन है वो बोलती तुम लोग टेंशन मत लो, हमारे पास भी तो है, तो चल भाई तू ऐसे कर, ये ले शेयर कर ले। तो फिर क्या हुआ, यहां पे CH3 एज इट इज, यहां पे डबल बॉन्ड कार्बन, इधर बन गया सिंगल बॉन्ड, और इस हाइड्रोजन के पास फ्री रेडिकल। अब इस कार्बन ने अपना फ्री रेडिकल इस ग्रुप को दिया, तो तीनों हाइड्रोजन ने उसको बांटकर संभाल लिया। ठीक है, एक को बोझ नहीं उठाने दिया, वो शफलिंग होती गई। तो लास्ट में क्या हुआ, इधर से एक इलेक्ट्रॉन, और यहां जो पाई सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स थे, ये रहा दूसरा इलेक्ट्रॉन, और अल्टीमेटली ये बन गया, तीनों हाइड्रोजन नॉर्मल में आ गई, ये बन गया सिंगल बॉन्ड, इधर लगा है CH3, इधर लगा है CH3, और कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल वापस आ गया। तो आप देखो, आपने स्ट्रक्चर 1 से स्टार्ट किया था, स्ट्रक्चर 2 बन गया, स्ट्रक्चर 3 बन गया, स्ट्रक्चर 4 बन गया, और ये फिर से क्या बन गया, स्ट्रक्चर 1। अब स्ट्रक्चर 1 का इसके ऊपर रोटेशन हो गई, फिर ये बोलता है कोई बात नहीं, मेरे साथ एक और भी तो ग्रुप है, चलो मैं उनके साथ अपना बोझ हल्का कर लेता हूं। तो अब मैं इसको दोबारा लिखने लगी, अब मैं इसको लिख दूंगी CH3, इसके ऊपर है फ्री रेडिकल, और इस बॉन्ड को मैंने ऐसे खोल के लिख दिया, और इसको मैंने ऐसे रहने दिया। फिर से कहानी शुरू हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, और इनके बीच में ये बन गया HC फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड C, CH3, CH3। तो इस तरीके
से अब ये हाइड्रोजन के पास आ गया फ्री रेडिकल, फिर ये भेज देगी, फिर ये भेज देगी, तो इस मिथाइल ग्रुप की वजह से भी क्या हो जाएगा, 3 स्ट्रक्चर्स आएंगे। आप समझे, एकदम से थोड़ी ना हम 9 बना देंगे। ये बना स्ट्रक्चर 1, फिर आप उसको ऐसे खोल के लिख लो, ये भी स्ट्रक्चर 1 ही तो है। फिर अगेन ये बन जाएगा 2, या जो जब इस पे आएगा तो बन जाएगा स्ट्रक्चर 3, जब इस पे आएगा तो 4, फिर से वो शफलिंग होगी तीसरी कार्बन हाइड्रोजन से घूम के, फिर आप तीसरे वाले को ले लीजिए। मतलब कहने का, एक मिथाइल ग्रुप की वजह से 3 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। आपको सिर्फ पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से हाफ हेडेड एरो देखे रोटेट करना है, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है, डू राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू आउट। एज नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स are largest in tertiary free radical, कितने हैं, 3। therefore number of resonating structures are maximum, that is 9 in tertiary free radical as compared to 6 किस में थे, secondary free radical and 3 किस में है, primary free radical, ठीक है। अब इसके बाद फिर से आप ऑर्डर की बात करेंगे, सबसे ज्यादा अब किसके अंदर आ गए, इसको आप फिर से लिखिए, दिस इज मिथाइल। इसके अंदर आया नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें आए 3, इसमें आए 6 और इसमें आए 9, ठीक है। अब मैं इसको हटा देती हूं क्योंकि अब आप लास्ट इसका लिखेंगे। देयरफॉर आपने पीछे लिख दिया कि मैक्सिमम किस में है, टर्चरी के अंदर, ठीक है। 10 ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो, टर्चरी अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है तो फिर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मिथाइल। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज मिथाइल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्चरी। सो कार्बोकेटाइन, एज द नेम इंडिकेट्स, यहां कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। So it's a group of atoms which contain positively charged carbon atom, और इसके surrounding how many electrons, 6, क्योंकि ये तीनों तरफ bonded है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, तो 2 4 6, it will always have 6 electrons in its valence shell, ठीक है। और बनता कैसे है, it is obtained by heterolytic fission। 1 mark question, heterolytic fission कैसे, ये कोई भी कार्बन के 4 बॉन्ड बने हैं और एक ऐसी एटम लग गई जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन कार्बन, उस केस में हेटेरोलिटिक फिशन होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके साथ चले जाएंगे, X के साथ, और कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और X के ऊपर नेगेटिव, सो दिस इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन। अब इसका जरा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ये है कार्बन, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बने हैं, तो 1 2 3 विथ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो इसके अंदर है हाइब्रिडाइजेशन, sp2, ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर, and bond angle, yes, it will be 120, right?
अब इसकी जो 2p ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज्ड वो खाली है। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर हो जाएगा 2s1, 2p3, 2s, 2p। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक तो चला गया, पॉजिटिव है ना, तो इट विल बी हैविंग, पहले 3 है, -1 इलेक्ट्रॉन, तो इट विल फॉर्म 1, 2, 3। तो ये वाली क्या हो गई, एम्प्टी। तो अब ये हो गई sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जो इसका अनहाइब्रिडाइज्ड 2p है, इट इज एम्प्टी, ये खाली है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसका इलेक्ट्रॉन चला गया। फ्री रेडिकल में अकेला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, तो वो हमने वहां पे शो किया था। नाउ दिस इज एम्प्टी 2p कार्बन की। अब देखो, जैसे हमने फ्री रेडिकल्स में किया था, दिस इज मिथाइल, मिथाइल कार्बोकेटाइन, ओके। अब ये बन गया मेरे पास CHH, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन, CH, CH3H, दिस इज सेकेंडरी। मैं CH3 लिख रही हूं, आप सिंपल R भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलो मैं R लगाती हूं, CH3 नहीं लगाते, लेट इट बी R। आपको लगे कि सिर्फ हमेशा CH3 ही होता है, तो इधर H, इधर H, दिस इज प्राइमरी, एक एल्काइल ग्रुप। नाउ दिस इज सेकेंडरी, 2 एल्काइल ग्रुप। तो जब 3 हो गए तो टर्शरी, दिस इज टर्शरी कार्बोकेटाइन। अभी मैं इसमें ऑर्डर नहीं लिख रही हूं, ये तो हो गई टाइप्स, मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब मुझे देखना है इनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है। देखो, प्राइमरी के अंदर इधर कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, प्राइमरी के अंदर प्रेजेंट है एक एल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी में प्रेजेंट है 2 एल्काइल ग्रुप, टर्शरी में प्रेजेंट है 3 एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश कीजिए। इस कार्बन के साथ एक ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहां पे बहुत सारी आग लगी है, दिस कार्बन इज ऑन फायर। और ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये एक बकेट लेके आ रहा है जिसमें पानी भरा हुआ है, पानी फेंका तो यहां पे जो फायर है वो सीज कर जाएगी। अगर एक बाल्टी आ रही है, ओके, 2 बाल्टियां लेके देखें, 3 बाल्टियां लेके देख लेते हैं, तो सबसे पहले आग कहां बुझेगी? फायर तो सेम है, जिसमें 3 बाल्टी होंगी, उसके बाद जिसमें 2 बाल्टी होंगी, लास्ट में 1 बाल्टी, और इधर तो कोई भी नहीं है जो बाल्टी लेके भाग रहा हो। सिमिलर इज द केस विद एल्काइल ग्रुप्स। यहां हम कंसेप्ट यूज करने वाले हैं प्लस आई। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है, इट इज हैविंग प्लस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म। यहां एक एल्काइल ग्रुप दे रहा है, वहां 2 एल्काइल ग्रुप दे रहे हैं, वहां 3 एल्काइल ग्रुप दे रहे हैं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स कार्बन के साथ लगे होंगे, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसको मिलेंगे? कार्बन को, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा। अब आपको पता है जो इंडक्टिव इफेक्ट है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, इसका पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर भी तो आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट, इट ट्रेवल्स थ्रू डिस्टेंस। इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, तो इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब जितने ज्यादा ग्रुप लगे होंगे, पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा डिस्पर्स होगा। और हमेशा याद रखना, मोर इज डिस्पर्सल, मोर विल बी स्टेबिलिटी। ठीक है, ग्रेटर इज डिस्पर्सल, ये आगे मैं लिखवाऊंगी, मोर विल बी स्टेबिलिटी। तो इन कंसेप्ट्स को जरूरी नहीं हम इधर ही यूज करने वाले हैं, हम इनको आगे भी यूज करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या? ये आपने ऊपर स्ट्रक्चर्स बना दिए, तो मेरे साथ साथ ही लिखो, वी नो दैट, बोर्ड देखने की जरूरत नहीं रहती है, मैं स्लो ही लिखवाती हूं, दैट
alkyl group has plus I इफेक्ट. प्लस आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट है ना. प्लस आई इफेक्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन releasing the alkyl group attached to positively charged कार्बन एटम. जो एल्काइल ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के साथ लगा होगा tends to release electrons किसकी तरफ को? towards कार्बन. कौन सी वाली? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, towards कार्बन. तो उससे क्या होगा? एज अ रिजल्ट इट डिक्रीजेस. इट कौन? एल्काइल ग्रुप. इट मतलब एल्काइल ग्रुप. डिक्रीजेस पॉजिटिव चार्ज. इट डिक्रीजेस पॉजिटिव चार्ज on the carbon atom, तो पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा तो क्वाइट ऑब्वियस उसको स्टेबल कर देगा एंड मेक्स इट स्टेबल. ठीक है. But the alkyl group, due to its plus I effect, itself becomes somewhat positive. थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है. समवट पॉजिटिव. ठीक है. एज अ रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन एटम गेट्स डिस्पर्स्ड. Positive charge of carbon atom gets dispersed. अब मैंने आपको बताया था डिस्पर्सल जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी होगी, है ना. सो ग्रेटर इज द dispersal, more will be stability. Greater is the dispersal, more will be stability. ठीक है. Now larger is the number of alkyl groups, more will be dispersal of positive charge and more will be stability. As tertiary carbocation has 3 alkyl groups which are greater than secondary carbocation. उसमें कितने हैं? 2 alkyl groups. Then primary carbocation उसके अंदर कितना है? 1 alkyl group. Therefore order of
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज, क्या होगा? आपने देख लिया टर्चरी में सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप है, मींस चार्ज का डिस्पर्सल सबसे ज्यादा। इट विल बी टर्चरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। और आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमेशा इसका उल्टा होगा, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जो स्टेबल है वो रिएक्ट थोड़ी ना करेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इट विल बी मिथाइल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। अब देखिए, एक आपने इंडक्टिव इफेक्ट का इंपैक्ट बता दिया, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल बता दिया। ओके, अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोकंजुगेशन, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो। जस्ट मैं हिंट दूंगी, पूरा नहीं लिखवाऊंगी, आपने कंप्लीट करना है। तो मैं एग्जांपल ले रही हूं टर्शरी की, इधर मैंने आर ही लिखा है, लेकिन इधर मैंने ले लिया मिथाइल। ठीक, अब मैं इस मिथाइल को ओपन करके लिख देती हूं, इट इज CH3 CH3 CH3। चलो इधर भी ले लो CH3 CH3 CH3, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1। नेक्स्ट में क्या होगा, इस कार्बन के घर में खाना ही नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट कर देता है CH इधर को, तो ये बन गया CH3 CH3, यहां बन गया डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और ये वाली हाइड्रोजन खाली हाथ विद पॉजिटिव चार्ज। याद आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, CH3 कार्बन, CH3 डबल बॉन्ड कार्बन, इधर बॉन्ड बन गया, और ये वाली हाइड्रोजन खाली हाथ, क्योंकि इसने अपना खाना इधर दे दिया, ये खाली हाथ हो गई, इसने इसको खाना दे दिया, तो अब ये खाली हाथ हो गई, तो ये वाली इसको दे देती है खाना, और CH3 CH3 डबल बॉन्ड, अब इधर H, इधर H, और इसके पास खाली हाथ। फिर से ये कार्बन जिसको इसने खाना दिया था बोलता है ठीक है भाई, मेरा बड़ा साथ दिया, ये लो, तो ये बन गया फिर से स्ट्रक्चर CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर से फर्स्ट स्ट्रक्चर बन गया। देख लीजिए, इट वाज स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3 एंड 4। तो आप देखो एक मिथाइल ग्रुप की वजह से कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बने? 3। तो जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं उसमें कितने बनेंगे? 6। जिसमें 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं उसमें कितने बनेंगे? 9। तो एक मिथाइल ग्रुप किसमें है? 1 मिथाइल ग्रुप किसमें है? प्राइमरी में। 2 किसमें है? सेकेंडरी में। 3 किसमें है? टर्शरी में। ठीक, सो लार्जर इज नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब देखो पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होता जा रहा है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन के घर में घूम के आया, इन तीनों के घर में भी घूमेगा, इन तीनों के घर में भी घूमेगा, कितना ज्यादा डिस्पर्सल हुआ। लार्जर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर विल बी dispersal of positive charge and more will be stability. Therefore, order is tertiary, then secondary, then primary, then methyl, क्योंकि मिथाइल में तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते ही नहीं। Next reaction intermediate is carb A9. So it's a species containing a carbon atom carrying negative charge and having how many electrons? 8. अब देखो बच्चों, total electrons are 8. 8 का मतलब कितने बॉन्ड बना सकता है ये? टोटल 4, लेकिन यहां पे कार्बन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज और 3 क्या है इसके? बॉन्ड। मतलब out of 8 electrons it is having 3 bond pairs and 1 sort of lone pair. ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, टोटल 4। तो 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। ठीक है, तो अब इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखो,
ठीक। sp3 का मतलब ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। ये रहा कार्बन। कार्बन के अंदर हमारे पास है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और 1 2 3 सिंपल बॉन्ड्स रहेंगे। सो इट इज हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 एंड 8, क्योंकि कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4। 3 इधर बॉन्डिंग बना ली और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, दैट इज व्हाई इट इज बियरिंग 1 नेगेटिव चार्ज। तो टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट, ऑब्टेन्ड बाय बनता कैसे है? ऑब्टेन्ड बाय हेटेरोलिटिक फिशन। हेटेरोलिटिक फिशन, कार्बन इसके साथ लगा है X, तो ये जो X है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन कार्बन, कार्बन से कम है, इसलिए कार्बन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर ले लेता है और ये बन जाता है कार्ब एनाइन, और ये पॉजिटिव स्पीशीज बाहर। नाउ दिस इज कार्ब एनाइन। टाइप्स ऑफ कार्ब एनाइन एंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, जैसा हमने बाकियों के लिए किया। तो ये रहा हमारे पास CH3 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, दिस इज मिथाइल। एक एल्काइल ग्रुप लग गया, ये बन गया प्राइमरी। 2 एल्काइल ग्रुप लगा दीजिए, ये बन गया सेकेंडरी। और जब तीनों तरफ एल्काइल ग्रुप लग जाएंगे तो ये बन गया टर्शरी। प्राइमरी कार्ब एनाइन, सेकेंडरी कार्ब एनाइन, टर्शरी कार्ब एनाइन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा। देखो, इस कार्बन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज और इसके साथ जो भी एल्काइल ग्रुप लगा है, मैं लास्ट वाले को उठा रही हूं, दिस हाउस इज ऑन फायर। और इधर से ये नेगेटिव चार्ज है ना, इधर से भी कौन आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो इस आग में तेल डाल दिया, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, आग और बढ़ जाएगी। तो जो कंडीशन है दैट विल बिकम अनस्टेबल। ठीक है, पहले उल्टा था, कार्बन के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव बेस्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन अब इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव व्हाट विल हैपन? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नहीं, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन। तो इसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी की वजह से इन दोनों में क्या होगी? रिपल्शन, धक्का मारेगा, नहीं चाहिए तेरे इलेक्ट्रॉन, मैं ऑलरेडी नेगेटिव हूं। तो जिसके अंदर 3 ग्रुप हैं वहां तो अनस्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, जिसमें 2 है उसमें थोड़ा कम, जिसमें 1 है बिल्कुल थोड़ा सा और कम। ये सबसे खुश कि मेरे को इलेक्ट्रॉन भेजने वाला कोई नहीं है, नेगेटिव चार्ज है तो कोई बात नहीं, इनकी तरह मेरे को किसी के साथ झगड़ा करना नहीं पड़ रहा, दैट आई डोंट नीड योर इलेक्ट्रॉन्स, आई एम ऑलरेडी अनस्टेबल, आई एम ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड, डोंट डिस्टर्ब मी। सो अब यहां पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के लिए हम किसकी बात करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो आप मेरे साथ ही नोट करेंगे, एल्काइल ग्रुप हैज प्लस आई इफेक्ट। एल्काइल ग्रुप हमेशा प्लस आई इफेक्ट लेके आता है। इट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, देयर विल बी रिपल्शन, किस किस में? बिटवीन नेगेटिव चार्ज, present over carbon and electrons released by alkyl group. रिपल्शन हो जाएगी दोनों के बीच में, देयर विल बी रिपल्शन, किस किस के बीच में?
जो इसका नेगेटिव चार्ज है और जो एल्काइल ग्रुप इसके साथ लगा है. एंड between negative charge present over carbon and electron released by alkyl group किसकी वजह से? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट. इस वजह से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ को आ रहे हैं. रिपल्शन आ गई. इट लीड्स टू चार्ज इंटेंसिफिकेशन एंड energy of the carb anion will rise. Therefore, it will become unstable. It will become unstable. ठीक है. तो अब दिखती सी बात है. Larger is the number of alkyl groups attached to carbon carrying negative charge more will be repulsion. Therefore, lesser will be stability. जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी. ठीक है. lesser will be stability. Now number of alkyl groups in tertiary carbocation are 3, which are greater than secondary carbanion. उसमें कितने हैं? 2. greater than primary carbanion. उसमें कितने हैं? 1 alkyl group. Thus order of stability is, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसके पास कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है. ठीक है. इसमें देखो एक एल्काइल ग्रुप, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप, इसमें 3 एल्काइल ग्रुप. तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में आएगी? टर्शरी में. Thus order of stability is मिथाइल सबसे ज्यादा स्टेबल, then primary, then secondary, then tertiary. ठीक है. अब एक खास बात, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग alkyl groups increases electron density over carbon carrying negative charge, therefore making it more reactive. इस चीज को समझना. एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है मतलब जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गई, मतलब उसकी रिएक्टिविटी और बढ़ गई. रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी. ठीक है. मेकिंग इट मोर रिएक्टिव. Thus tertiary carbanion will be most reactive and least stable. ठीक है. Thus order of reactivity उल्टा हो जाएगा. tertiary, then secondary, then primary, then methyl. तो ये था ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन.
अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बीन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सिंपल सा ये इंटरमीडिएट है। पहली चीज, इट इज न्यूट्रल। डाइवेलेंट कार्बन, कार्बन दो मोनो एटॉमिक एटम से जुड़ेगा या ग्रुप ऑफ एटम, कुछ भी हो सकता है, एनी ग्रुप, और इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब जैसे ये है मिथाइलिन, ठीक है, एंड दिस इज डाइक्लोरो कार्बीन, दिस इज मिथिलीन कार्बीन एंड दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, सो इट इज neutral divalent carbon intermediate in which carbon is covalently bonded to two monovalent atoms, मैंने अभी आपको दिखाया, and has two non bonding electrons। ठीक है, तो दिस इज दो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखी हैं, मिथिलीन कार्बीन एंड डाइक्लोरोकार्बीन। सिंपल। अब इसकी टाइप्स देखो, दो तरह की होती है ये, एक होती है सिंगलेट और एक होती है ट्रिपलेट। डिफरेंस क्या है? ये दो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिंगलेट के अंदर देयर इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, देयर इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे अब देखो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो इस ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं। ठीक है, इट इज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेगी ही रहेगी। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, और ये जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और ट्रिपलेट, ट्रिपलेट के अंदर ये रहे कार्बन के दो बॉन्ड, चाहे हाइड्रोजन लगी हो चाहे क्लोरीन, मैं हाइड्रोजन लगा ही देती हूं। ठीक है, लेट इट बी CH2। अब ये दोनों ही टाइप्स मैं इसकी बता रही हूं कि कैसे ये सिंगलेट है और कैसे ये ट्रिपलेट है। ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। अब देखो कार्बन के पास ये हो गई हाइब्रिडाइजेशन, कौन सी? sp, तभी लीनियर है। तो दो p ऑर्बिटल जिसके पास पड़ी हैं, एक और ये रही दूसरी, दोनों ही क्या हैं? अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें पड़ा है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें पड़ा है। दिस इज द डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मैंने इसलिए इसको डॉटेड बनाया क्योंकि एक हाइब्रिडाइज्ड पोजीशन में है और ये वाली जो P एक बची थी, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट? इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो एक ही P बचा, वो एम्प्टी है, लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन इज sp। इट इज हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज लीनियर, इट इज हैविंग लीनियर ज्योमेट्री, और इसके पास क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो दोनों में यही फर्क है। सिंगलेट में ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और वो कौन सी ऑर्बिटल है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, पेयर्ड है, लेकिन इसमें दोनों ही अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट है। ओके, नाउ विच इज स्टेबल? विच कार्बीन इज स्टेबल? ठीक है, अब देखो सिंगलेट में दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हैं, लेकिन ट्रिपलेट में दोनों अलग अलग हैं। तो ट्रिपलेट कार्बीन इज स्टेबल देन singlet because unpaired electrons are present in different orbitals, therefore having less repulsions, ठीक है, तो दोनों की स्टेबिलिटी का भी हो गया। अब ये जो कार्बीन्स हैं, व्हाई दे आर रिएक्टिव? Carbenes are reactive intermediates as carbon has only 6 electrons in its valence shell। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको रिएक्ट करना पड़ता है। एंड
it reacts to complete its octet. That is why it is reactive in nature. ठीक है, तो आप कहीं पे भी नोट कर सकते हो 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यहां ऐड कर लीजिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल. ठीक, तो ये थे कार्बीन्स. नेक्स्ट इंटरमीडिएट इज नाइट्रीन्स. ओके, नाइट्रीन्स क्या है? दीज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स विच आर न्यूट्रल. न्यूट्रल है और इसके अंदर नाइट्रोजन एटम विद 2 लोन पेयर्स. इट इज हैविंग लोन पेयर्स कितने? 2. 2 लोन पेयर्स बॉन्डेड टू अ मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप. तो 2 लोन पेयर होंगे और 1 मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अराउंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स in its valence shell. Therefore, quite reactive in nature. ठीक है, तो ये थे अलग अलग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. नेक्स्ट, वन मोर स्मॉल इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. ओके, देखो ये है 3 तरह के. एक है फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं आपको पता है. ठीक है, चाहे ये रेडिकल क्लोरीन पे है, चाहे ये ब्रोमीन पे है, आयोडीन पे है, या फिर मिथाइल पे है, इन जनरल एल्काइल फ्री रेडिकल्स. ठीक है, तो दीज आर फ्री रेडिकल्स. ओके, नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफाइल्स and third is electrophiles. न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो दिस इज न्यूक्लियस लविंग. फिलिक मीन्स लविंग. तो न्यूक्लियोफाइल्स वो स्पीशीज होंगी जो न्यूक्लियस से प्यार करेंगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज से प्यार करेंगी. तो पॉजिटिव चार्ज को कौन प्यार करेगा? जो खुद क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज्ड. तो न्यूक्लियोफाइल्स कौन कौन हो सकता है? नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज. ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. यही 2 चीजें हो सकती हैं. न्यूक्लियस को वही प्यार करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, और या तो वो इलेक्ट्रॉन रिच न्यूट्रल स्पीशीज होंगी या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज. फॉर एग्जाम्पल एनाइंस, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड. ठीक है, कोई भी एनाइन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, देन COO नेगेटिव एटसेट्रा. कोई भी एनाइन जिसपे नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, कार्बोनेट, फॉस्फेट एटसेट्रा, सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज. ठीक है, या फिर न्यूट्रल स्पीशीज हैं, जैसे अमोनिया लोन पेयर, वाटर लोन पेयर, एल्कोहल लोन पेयर, एमीन्स लोन पेयर एटसेट्रा. राइट, ओके. इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज. अब इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इसको कौन प्यार करेगा? इसको प्यार करेगा या तो कोई पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज. और वो कौन होंगे? फॉर एग्जाम्पल केटाइंस, है ना. केटाइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. फॉर एग्जाम्पल केटाइंस. केटाइंस में अब आप कोई भी ले लो, जैसे हमारे पास कार्बोकेटाइन, इट इज एन एग्जाम्पल. कार्बोकेटाइन है, सोडियम आयन है, कैल्शियम आयन है. कोई भी केटाइनिक स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा. ठीक है, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, देन H पॉजिटिव. ठीक, एटसेट्रा. जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बोकेटाइन भी इसी में आ गया. नाउ हमारे पास उधर देखो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज में आप कार्ब एनाइन भी लिख सकते हो, इसको भी ऐड कर लेना, कार्ब एनाइन C नेगेटिव. अब दूसरा इसमें क्या हो सकता है? या तो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए और इधर नेगेटिव था और न्यूट्रल,
तो न्यूट्रल कौन होगा? न्यूट्रल स्पीशीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो उसके अंदर देखो BF3, ठीक है, AlCl3। अच्छा, अभी आपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज करी, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स एक्सेट्रा। तो जितनी भी न्यूट्रल स्पीशीज जिनके ऊपर चार्ज नहीं था, अभी हमने की थी कार्बीन्स एंड नाइट्रीन्स। तो ये हैं अलग अलग अटैकिंग रिएजेंट्स। अब जब चैप्टर में मैं बोलूंगी न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल में मतलब न्यूक्लियस से प्यार करने वाला, तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, उसको कौन प्यार करेगा? ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। और ये टेबल आपके सामने है, आपकी स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट कॉलम में है नेम ऑफ इंटरमीडिएट, देन इसका फॉर्मूला, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और डिफरेंट स्पीशीज का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज फ्री रेडिकल। देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड्स अलॉन्ग विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7, क्योंकि 6 आपको 3 बॉन्ड्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं और एक ऑड इलेक्ट्रॉन। और इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी रहता है टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। सिमिलरली कमिंग टू कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन को भी सेम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, ऑड इलेक्ट्रॉन की जगह हमने ले लिया पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया ड्यूरिंग हेटेरोलिटिक फिशन। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो स्ट्रक्चर से दिखाई दे रहा है, कार्बन का है पॉजिटिव चार्ज, मींस एक इलेक्ट्रॉन इसका लॉस्ट है और 3 बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स। और कार्बोकेटायन का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपने ऑन द बेसिस ऑफ हाइपरकंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट किया था, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। कमिंग टू कार्बेनाइन, कार्बेनाइन को भी सेम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एनाइन है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का एक अपना इलेक्ट्रॉन था और एक एक्स्ट्रा आ गया, तो टोटल हो गए इसके अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास एक्स्ट्रा है, इट कैन मेक डोनेशंस। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी था दैट वाज प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, क्योंकि इसका टर्शरी वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। देन वी लर्न अबाउट कार्बीन्स। कार्बीन्स का फॉर्मूला आपके सामने, CH2, 2 डॉट्स लगी हैं साथ में, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स लगे हैं। हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन भी हो सकता है। सो ये 2 एग्जाम्पल्स आपने ड्यूरिंग वीडियो देखी हैं, CH2 मिथिलीन कार्बीन और डाइक्लोरो कार्बीन। तो इसकी जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर 6, आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। 2 मोनोवेलेंट एटम्स लगी हैं और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बीन्स 2 तरह की होती है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। सिंगलेट की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाज sp2 और ट्रिपलेट की जो है दैट इज sp। सिंगलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल में ना होकर एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं, दैट इज इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ट्रिपलेट के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड कार्बीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देन स्टेबिलिटी अगर आप देखें तो ट्रिपलेट इज स्टेबल देन सिंगलेट। सिमिलर इज द केस विद नाइट्रीन, इट इज ऑल्सो हैविंग 2 टाइप्स, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। रिप्रेजेंट करते हैं इसको मोनो एटॉमिक, एटम या ग्रुप लगेगा एल्काइल, तो दिस इज एल्काइल नाइट्रीन। 2 लोन पेयर रहते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट करके देख लीजिए। 4 डॉट्स लगी हैं, मीन्स 2 लोन पेयर्स और एक सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। एंड ऑल्सो ट्रिपलेट इज स्टेबल देन सिंगलेट। तो दिस one table, it is more than sufficient for the preparation of your exams. 1 mark questions almost सारे के सारे कवर हो गए हैं इसमें। So it was all about various reaction intermediates and types of attacking reagents. तो इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स के बारे में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हम यूज करते हैं। टिल देन, कंप्लीट योर नोट्स।